वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 2 सत्ता के समकालीन केंद्र के प्रश्नोत्तर का दूसरा भाग आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर सभी नंबर के हैं, 1, 2, 4, 6 सभी नंबर के हैं। इनको आप ध्यान से देखिए और याद करिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। भारत और चीन के बीच विवाद के क्षेत्र क्या क्या है? भारत और चीन के बीच विवाद के क्षेत्र क्या क्या है? भारत और चीन के बीच विवाद के क्षेत्र क्या क्या है? देखिए, 1950 में भारत ने तिब्बत को हड़प लिया। तिब्बत भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट था, अर्थात दोनों देशों से उसके संबंध थे और किसी भी एक देश की ज़्यादा निकट नहीं था वो। तो ये बफर स्टेट था और ये बफर स्टेट जो है दो बड़े देशों के बीच में, यदि कोई छोटा देश होता है और उसके दोनों देशों से संबंध होते हैं तो उन दोनों देशों में जो बड़े बड़े देश हैं उनमें संघर्ष के चांस कम रहते हैं, इसलिए ये बफर स्टेट इन्हें कहा जाता है। तो 1950 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, जो कि एक बफर स्टेट था, और चीन सीमा पर बस्तियां बनाता चला जा रहा है, आज भी बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश सीमा पर उसने बहुत सारी बस्तियां बना ली हैं, ठीक है, और तिब्बत में भी बहुत सारी बस्तियां उसने बना ली हैं भारतीय सीमा के निकट। तो ये जो है भारत और चीन के बीच विवाद के क्षेत्र हैं, एक पॉइंट। दूसरा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए 1962 में उसने हमारे साथ युद्ध किया। लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र को उसने कब्जा लिया है और अरुणाचल प्रदेश के भी बहुत सारे क्षेत्र को उसने कब्जा लिया है 1962 के युद्ध के दौरान। भारतीय परमाणु परीक्षणों का वो विरोध करता है, वो नहीं चाहता कि भारत जो है एक परमाणु ताकत बने, ठीक है, इसलिए वो भारतीय परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। पाकिस्तान जो कि हमारा निकट का पड़ोसी है और एक सबसे बड़ा दुश्मन भी है, ठीक, तो पाकिस्तान की मदद करता है हमारे विरोध में, ठीक है। बांग्लादेश और म्यांमार से सैनिक संबंध हैं उसके, बांग्लादेश से भी और म्यांमार से भी उसके सैनिक संबंध हैं। यदि बांग्लादेश और म्यांमार से वो सैनिक संबंध रखता है तो उसके सैनिक संबंधों का सीधा असर भारत के ऊपर ही पड़ता है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद और उसके नेता मसूद अजहर के यूएनओ प्रस्ताव पर चीन द्वारा वीटो लगा देना। भारत ने यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा कि जैसे मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है, ये घोषणा की जाए और उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और उसके नेता मसूद अजहर को एक आतंकवादी मान करके उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और उस तो जब ये प्रस्ताव रखा गया तो चीन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, उसने वीटो लगा दिया इस पर। और चीन पीओके में वंस बेल्ट वन रोड योजना बना रहा है, ठीक है, अर्थात वहाँ होकर के वो रोड निकाल रहा है और अपने कुछ आर्थिक साधन भी वहाँ पर बना रहा है पीओके में, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो भारत का हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में चीन और भारत के ये जो संबंध है, इनमें विवाद की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। अब पहला क्या है? तिब्बत का हड़पना, सीमा पर बस्तियां। दूसरा, 1962 का युद्ध। तीसरा, परमाणु परीक्षणों का विरोध। चौथा, पाकिस्तान की मदद। पांचवा, बांग्लादेश म्यांमार सैनिक संबंध। छठवां, आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद और मसूद अजहर पर वीटो लगाना। और चीन की पीओके में वंस बेल्ट वन रोड योजना। ये चीन और भारत के बीच विवाद के विषय हैं। भारत और चीन के बीच सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं? यानी विवाद के तो हैं ही हैं, लेकिन सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, 1970 के दशक के बाद वैचारिक मुद्दों की जगह अब व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो गए हैं। जो वैचारिक मुद्दे थे दोनों देशों के बीच, ठीक, उन मुद्दों की जगह पर अब व्यवहारिक मुद्दों को ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है। 1988 में
राजीव गांधी दौरे के बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनी हुई है। 1988 में राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चीन की यात्रा की और सीमा विवाद को पर यथास्थिति रखते हुए व्यापार करने की शुरुआत की। बहुसांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलना, ये जो है एक सहयोग का क्षेत्र है। 1999 से 30% व्यापार में वृद्धि दर हुई है। 30%। 1999 से 30% व्यापार वृद्धि दर बढ़ रही है। विदेशों से ऊर्जा स्रोतों में सहयोग है। ठीक, जब भी भारत या चीन कोई भी ऊर्जा स्रोत विदेशों से करते हैं तो उसमें भारत चीन का सहयोग करता है और चीन भारत का सहयोग करता है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में एक जैसी नीतियां हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में व्यापार करने के लिए दोनों देशों की एक जैसी नीतियां हैं। तो ये भारत और चीन के बीच सहयोग के क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र क्या है? 1970 के दशक के बाद वैचारिक मुद्दों की जगह व्यावहारिक मुद्दे प्रमुख है। 1988 में राजीव गांधी की यात्रा से सीमा विवाद पर यथास्थिति है। बहुसांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग है। व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलना। 1999 से 30% व्यापार वृद्धि हो रही है। ठीक है। विदेशों से ऊर्जा स्रोतों में सहयोग एक दूसरे को करते हैं और विश्व व्यापार संगठन के संबंध में एक जैसी नीतियां हैं दोनों देशों की। तो ये चीन और भारत के बीच सहयोग के क्षेत्र हैं। अभी पिछले उसमें स्लाइड में मैंने आपको भारत और चीन के विवाद के क्षेत्र बताए थे। अभी ये सहयोग के क्षेत्र हैं। देखिए, मुख्य घटनाएं और उनका समय। कई बार एग्जाम में कालक्रम पूछा जाता है। घटनाओं को दे दिया जाता है और पूछा जाता है इनमें के अनुसार लगाइए, क्रम से लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना जो है किस समय हुई, जिससे आप उनका समय निकाल सको और समय के आधार से क्रम से लगा सको। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है। उन्हें आगे पीछे लिख दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि इनको समय के अनुसार, समय के क्रम अनुसार लगाओ। तो समय के क्रम अनुसार लगाने के लिए आपको ये मालूम होना जरूरी है कि कौन सी घटना कौन से सन में घटी थी। ठीक है। देखिए, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन यानी यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन EEC। की स्थापना 1948 में हुई। मार्शल योजना 1945 से 1948 तक थी, जिसमें अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की मदद की। यूरोपीय परिषद 1949 में बनी, जिससे यूरोपीय संघ जो है वो राजनीति में आया। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन 1957 में हुआ। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद हुई। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव 1979 में हुआ। जर्मनी का एकीकरण यानी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों जब एक हुए तो वो 1990 की घटना है। लिस्बन संधि 2009 में हुई। लिस्बन संधि क्या है? लिस्बन संधि के अनुसार जो यूरोपीय संघ का चार्टर है उसको कानूनी रूप दिया गया है और उसे मानने के लिए बाध्यता दी गई है। अब सभी देश जो है उसको मानने के लिए बाध्य हैं, जो भी यूरोपीय संघ का चार्टर है उसको। तो ये लिस्बन संधि के अनुसार जो है संभव हुआ है, उसको एक तरह से कानूनी बाध्यता दी गई है। यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2012 में मिला है। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना 2016 में।
ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, उसने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग कर लिया, क्योंकि ब्रिटेन की जनता यूरोपीय संघ के साथ रहना नहीं चाहती थी। इसलिए जनता ने उसके विरोध में मतदान किया और 52% मतदान 52% उसके अगेंस्ट में थे। इसलिए जो है उसको ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग कर लिया गया। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन। आसियान के 3 स्तंभों की स्थापना कब हुई? 2003 में हुई। ठीक है। एआरएफ की स्थापना, एआरएफ आसियान रीजनल फ्रंट, इसकी स्थापना 1994 में हुई। ठीक है। आसियान विजन दस्तावेज 2020 में लागू किया गया, जिसमें आसियान को बहिर्मुखी बनाया गया और विश्व के सभी देशों के लिए एक मंच उपलब्ध कराने का एक प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय लुक ईस्ट नीति 1991 में, जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। भारतीय एक्ट ईस्ट नीति 2014 में, जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे। आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था 2010 में आसियान ने भारत के साथ में, या भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू की है। चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब से हुई? 1978 से हुई थी। चीन में माओ की साम्यवादी क्रांति कब आई? 1949 में आई थी। ठीक। चीन अमेरिका संबंधों की शुरुआत 1972 से हुई। ठीक है। चीन में खुले द्वार की नीति 1978 में आई। ठीक है। इसको डेंग शियाओपिंग लेकर के आई थी। चाउ एन लाई के 4 प्रस्ताव, ये 1973 में आए थे। चाउ एन लाई के जो 4 प्रस्ताव थे, जिसमें भूमि, उद्योग, सेना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की बात कही गई थी। ठीक है। चीन में खेती का निजीकरण 1982 में हुआ। ठीक है। चीन में उद्योगों का निजीकरण 1998 में हुआ। देखिए आप, भूमि के बाद उद्योगों का निजीकरण 16 साल बाद किया गया। तो चीन ने अपने यहाँ जो शॉक थेरेपी थी, उसकी तरह से हड़बड़ी नहीं की। उसने धीरे धीरे अपने यहाँ पर जो है बदलाव किए थे। चीन का विश्व व्यापार संगठन में शामिल होना, 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ और अब वे दुनिया के सभी उन देशों के साथ जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, उनके साथ व्यापार करने का अधिकारी हो गया। चीन द्वारा तिब्बत को हड़पना, 1950 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और एक बफर स्टेट था। ठीक है। तो चीन ने इसको 1950 में जो है हड़प लिया। राजीव गांधी की चीन यात्रा कब हुई? 1988 में हुई, जिसमें राजीव गांधी ने कहा कि सीमा विवाद बने रहेंगे, लेकिन अब व्यापार तो करो। तो सीमा विवाद यथास्थिति थी और व्यापार शुरू किए गए चीन के साथ। भारत का परमाणु हथियार परीक्षण कब हुआ? 1998 में हुआ, जिसका चीन ने विरोध किया था। जापान का ओईसीडी का सदस्य बनना, 1964 में जापान जो है ओईसीडी का सदस्य बना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य 1964 में बना। जापान अमेरिकी सुरक्षा संगठन 1951 में शुरू हुआ। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में एटम बम गिराई और उसके 6 साल बाद 1951 में उसके साथ सुरक्षा गठबंधन बनाया। दक्षिण कोरिया ओईसीडी का सदस्य कब बना? ये 1996 में बना। और कोरियाई युद्ध, यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में आपस में जो युद्ध हुआ, 1950 से लेकर के 1953 तक हुआ। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में जो युद्ध हुआ आपस में। ठीक है।
तो ये घटनाओं की जो सन है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी भी क्रम से इन्हें पूछा जाता है। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है? ये क्षेत्रीय संगठन जैसे यूरोप वालों ने यूरोपीय संघ बना लिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने आसियान बना लिया, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाए जाते हैं? तो क्षेत्रीय देशों के लोगों के कल्याण और जीवन में गुणात्मकता लाने के लिए बनाए जाते हैं। क्षेत्रीय देशों के लोगों के कल्याण और जीवन में गुणात्मकता, ठीक है। कल्याण और जीवन में गुणात्मकता क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए लाए जाते हैं। सामूहिक आत्मनिर्भरता के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। अन्य देशों के साथ संबंध बनाने के लिए या सहयोग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए ये संगठन बनाए जाते हैं। समस्याओं के आपस में यदि सदस्य देशों में कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए और आपसी विश्वास, समझबूझ व सहृदयता को बढ़ाने के लिए भी ये संगठन बनाए जाते हैं। अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ भी सहयोग करने के लिए इन संगठनों को बनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है, क्यों बनाए जाते हैं क्षेत्रीय संगठन। तो आप ये 6-7 बातें हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, तो ये आप बता सकते हो। ये आ चुका है पहले क्वेश्चन। मार्शल प्लान के मुख्य उद्देश्य क्या है? मार्शल प्लान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्हें अमेरिका द्वारा वित्तीय सहायता देना, ठीक है। ये 1945 से 48 तक 3 साल तक अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उनकी मदद की थी, ठीक है, उन्हें वित्तीय मदद दी थी। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। maastricht संधि का महत्व क्या है? maastricht संधि ने एक मुद्रा यूरो और यूरोपीय नागरिकता की नींव डाली, ठीक है। यानी सभी ये सदस्य देश अपने अपने देश के नागरिक तो हैं ही, लेकिन यूरोपीय नागरिकता की भी नींव इस maastricht संधि के द्वारा डाली गई, और एक मुद्रा यूरो और यूरोपीय नागरिकता, जिससे कि सदस्य देशों के नागरिक मुक्त रूप से कहीं भी आ जा सके और रह सके, ठीक है। maastricht संधि के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी देशों की एक मुद्रा होगी, यूरो, और इन देशों के सभी नागरिक, इन देशों के जो सदस्य हैं उनकी सभी सदस्य देशों में नागरिकता होगी, जिससे कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से आ जा सके, ठीक है, और रह सके। सांगेन संधि क्या है? इस संधि के द्वारा या सांगेन वीजा होने पर यूरोपीय संघ के देशों में कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सांगेन संधि में भी कुछ ऐसी ही बात कही गई है। इसमें भी जो सदस्य देश हैं उनके नागरिकों को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में कहीं भी आने जाने की छूट है, ठीक है, कहीं भी आ जा सकते हैं। इसको सांगेन संधि कहते हैं। इसी के अनुसार सांगेन वीजा भी बनता है। आसियान की स्थापना क्यों हुई? आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक विकास के लिए, क्षेत्रीय शांति और विकास को बढ़ाने के लिए। तो आसियान की स्थापना क्यों हुई? इसकी 3 बातें हैं। आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक विकास के लिए, एवं क्षेत्रीय शांति और विकास को बढ़ाने के लिए आसियान की स्थापना हुई। यूरोपियन यूनियन को प्रभावी संगठन बनाने वाले तत्व क्या है? यानी यूरोपीय यूनियन जो है
वो एक प्रभावी संगठन है। तो वो किस तरीके से प्रभावी संगठन है, वो कौन से तत्व हैं? यूरोपियन यूनियन ने समय के अनुसार आर्थिक संगठन से राजनीतिक संगठन की ओर विकास किया है। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और मुद्रा है। ठीक है, और साथ ही सुरक्षा और विदेश नीति भी है। ठीक है, अपना झंडा है, गान है, एंथम, स्थापना दिवस है और मुद्रा है। ठीक है, यूरो। इसका यूएस की अपेक्षा विश्व व्यापार में बड़ा हिस्सा है, जिससे कि यह यूएस और चीन दोनों को ध्वंस दिखाता है। ठीक है, इसका विश्व व्यापार में यूएस से तिगुना ज्यादा विश्व व्यापार है इसका यूएस की अपेक्षा। ठीक है, तो दुनिया में सबसे अधिक व्यापार का हिस्सा इसी के पास है, इसीलिए ये अमेरिका और यूरोप को ध्वंस दिखाता है। ठीक है, आसियान आर्थिक समुदाय के 4 मुख्य उद्देश्य क्या है? आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना 4 नंबर का प्रश्न है। आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना। ठीक है, आसियान देशों के मध्य सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। सामाजिक और आर्थिक विकास, यहां पर साझा बाजार और उत्पादन आधार। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक विकास, इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को सुधारना। यदि सदस्य देशों में कोई आर्थिक विवाद है तो उसके निपटाने की भी व्यवस्था है। और 3 चीजें, निवेश, श्रम और सेवा। निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना, एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया, एफटीए बनाना। ये 3 चीजें हैं। कौन सी 3 चीज? निवेश, श्रम और सेवा। निवेश, श्रम और सेवा के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना। तो ये आसियान के 4 मुख्य उद्देश्य। ठीक है, बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था, वो ऐसा ही क्यों बना रहा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। और 6 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए। आसियान क्षेत्र की अर्थव्यवस्था यूएस, ईयू और जापान की तुलना में काफी छोटी है। यूएस की अर्थव्यवस्था, ईयू मीन्स यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, और जापान की तुलना में काफी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। अर्थव्यवस्था तो छोटी है, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो विकास हो रहा है वो इन सब देशों की अपेक्षा तेज गति से हो रहा है। ठीक है, इस कारण इस क्षेत्र में और इसके बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। ठीक है, आसियान का उद्देश्य साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है। ये मैंने अभी आपको बताया था, साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है। आसियान अपने इलाके के देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करता है। अपने इलाके के देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करता है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहता है। ठीक है, तो ये बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वो आर्थिक ही बना रहना चाहता है। ठीक है, या वो क्यों बना रहा? क्योंकि वो इन चीजों पर बहुत ध्यान देता है। यूरोपीय यूनियन एक आर्थिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति भी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। यूरोपीय यूनियन एक आर्थिक शक्ति के साथ साथ एक राजनीतिक शक्ति भी है। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। जब इन्होंने यूरोपीय परिषद बना ली 1949 में, तो ये राजनीतिक रूप से भी एक दूसरे का सहयोग करने लगे। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी के गठन से यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। अब यूरोपियन पार्लियामेंट भी बन गई। ठीक है, और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का भी गठन हो गया 1957 में। ठीक है, तो सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। अब सोवियत गुट का तो विघटन हो गया 1991 में।
उसके बाद इन्होंने 1992 में ईयू बनाई, यूरोपियन यूनियन की स्थापना की। अब इसका अपना झंडा है, अपना एंथम है, गान है, ठीक है, स्थापना दिवस है, अपना अपनी मुद्रा है, अपनी साझा विदेश नीति और सुरक्षा नीति है। तो इस तरीके से ये संगठन जो है अपने अलग प्रभाव रखता है। यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इसका अपना राजनीतिक प्रभाव भी है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अर्थात यूएस के बाद दूसरे नंबर पर इसकी अर्थव्यवस्था को माना जाता है, ठीक है। सैनिक क्षेत्र में इसकी जो सेना है वो विश्व में दूसरे नंबर की है। इसका रक्षा बजट भी दूसरे नंबर का है। इसके सदस्य देशों के पास वीटो पावर भी है, ठीक है। इसके सदस्य देशों के पास एटॉमिक वेपन भी है। तो यह जो है आर्थिक शक्ति के साथ साथ एक राजनीतिक शक्ति भी बन गया है और एक सैनिक शक्ति भी बन गया है। एक उच्च प्रभावी क्षेत्रीय संगठन कैसे है ये? यूरोपियन यूनियन एक उच्च प्रभावी क्षेत्रीय संगठन कैसे है? देखो, 3 क्षेत्रों में ये बहुत प्रभावी है। आर्थिक क्षेत्र में प्रभावी है, राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावी है और सैनिक क्षेत्र में प्रभावी है। अब आर्थिक क्षेत्र में कैसे प्रभावी है? ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा है। एशिया और अफ्रीकी देशों जैसे निकट पड़ोसियों पर प्रभाव है इसका, और विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना अधिक हिस्सा है इसका, इसलिए आर्थिक क्षेत्र में ये प्रभावी है। अब राजनीतिक क्षेत्र में कैसे प्रभावी है? इसके सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। ब्रिटेन तो खैर अब इसका सदस्य नहीं रहा, लेकिन फ्रांस तो है ही, जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, उसे भी वीटो पावर है। अनेक सदस्य देश, इसके जो सदस्य देश है, जैसे इसमें 27 सदस्य देश हैं, तो वो 27 सदस्य देशों में कोई न कोई सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना रहता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विषय में अमेरिकी नीति का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। कुछ देश अमेरिका के साथ थे और कुछ देश अमेरिका के विरोध में थे। सैनिक क्षेत्र में ये प्रभावी है। कैसे प्रभावी है? यूरोपीय संघ की सम्मिलित सशस्त्र सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, ठीक है। इसका रक्षा बजट विश्व में दूसरे नंबर का है, ठीक है। और इसके सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास 550 परमाणु हथियार है, जो यूरोपीय संघ को एक उच्च प्रभावी संगठन बनाते हैं। तो आपने देखा कि 3 क्षेत्रों में ये प्रभावी संगठन है। आर्थिक क्षेत्र में भी है, राजनीतिक क्षेत्र में भी है, सैनिक क्षेत्र में भी है। भारत और चीन के मध्य विवाद के 2 मुख्य कारक कौन कौन से हैं? 2 मुख्य कारक तो 1950 में तिब्बत को हड़पना और 1962 में लद्दाख के अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना, ठीक है। ये 2 मुख्य कारण हैं। एसईजेड क्या होता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? ये विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। अपने देश के अंदर विदेशी उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाओं के साथ आमंत्रित किया जाता है। इसमें इस क्षेत्र में उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे कि वो इन क्षेत्रों में आकर के अपने उद्योग लगा सकें और हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल सके, उन्हें तकनीकी जानकारी मिल सके, ठीक है। तो इसलिए ये एसईजेड बनाए जाते हैं, ठीक है। भारत में लगभग 200 एसईजेड है, जबकि चीन में तो केवल 6 है, ठीक है। खुले द्वार की नीति क्या है? वो भी कुछ इसी से मिलती जुलती है। इस नीति के अनुसार बस बाहरी उद्यमियों को अपने देश में पूंजी और तकनीकी निवेश के लिए आमंत्रित किया जाता है, ठीक। जो बाहरी उद्यमी लोग हैं, जो बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने देश के अंदर आए और पूंजी लगाएं, यानी उद्योग खोलें और तकनीकी निवेश करें, ठीक है। तो इसके लिए खुले द्वार की नीति अपनाई जाती है, ओपन डोर पॉलिसी है। इस प्रकार ये अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर जो है पूरे होते हैं। कुछ और विशेष प्रश्नोत्तर आपको एग्जाम से पहले हम लोग देंगे, ठीक है। अब अगले सेशन में अगला पाठ। तब तक के लिए जय हिंद।